मैं श्री अनुपम खेर जी को बुलाना चाहता हूं, जो इस फिल्म की ब्लड लाइन है। जिनने फिल्म देखी है, किसने फिल्म देखी है यहाँ? तो आप सब जानते होंगे किस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया है। आप सब सवाल पूछिएगा, आइए सर। दूसरा, इस तरह की फिल्म बनाना असंभव है अगर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को उस पर पूरा विश्वास ना हो। मेरी धर्म पत्नी भी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो जब हम लौट के आया मैं अमेरिका से, मैंने कहा ये फिल्म बनानी है और इसमें बहुत खतरे हैं, बहुत फतवे हैं, बहुत एक कठिन रास्ता है। तो पल्लवी जी ने मुझसे कहा, जिस तरह बॉर्डर में सैनिक लोग देश के लिए लड़ते हैं, क्या हम क्रिएटिव सोल्जर्स बन के इस फिल्म को नहीं बना सकते? तो पल्लवी जोशी, जिनके कारण आइए पल्लवी जी आइए। ये फिल्म जब इसको कोई डर के मारे सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब सब सोच रहे थे ये फिल्म देखेगा कौन, ऐसे वक्त में हैदराबाद के एक प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि विवेक जी, अगर आप कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं, कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, अगर उस पर फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना है, मैं अनकंडीशनली आपके साथ ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए तैयार। मैं बुलाता हूँ अभिषेक अग्रवाल जी को। हाँ, उसे मैंने कहा। आइए अभिषेक। आगे। और ये फिल्म संभव ही नहीं थी बननी अगर जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जो 32 साल से उनसे किसी ने बात नहीं करी, उनकी कहानी नहीं पूछी और अपना दर्द सीने में समेटे हुए ना जाने कितने लोग, कितने हजारों लोग, लाखों लोग इस दुनिया से चल बसे, उनके बच्चे आज सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं भारत का। उन सबसे मिलाने का जो दायित्व था, जो नेटवर्किंग थी, जो लॉजिस्टिक्स थी, बिना एक सवाल पूछे, बिना किसी स्वार्थ के जिसको पूरा किया, मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा, जो 32 साल से अपने हक के लिए, अपने घर, अपनी जमीन पर जाने के लिए लड़ रहे हैं, उसके को फाउंडर डॉक्टर सुरेंद्र कौल, हमारा सौभाग्य कि वो कल ही भारत आए हैं, उनको भी लिया। मैं जिस कारण से ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबने ये देखा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंखें थोड़ी नम ना हो जाए। एक सेकंड आप लोग जरा, मैं जो पता है आप, हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं। एक सेकंड साइलेंस हो जाइए प्लीज। देखिए, ये कोई ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये इसकी गरिमा अगर हम बनाए रखेंगे तो आप लोग को भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये फिल्म हमारी शुरू हुई तो कोई ऐसा नहीं था जो इस पर विश्वास करता हो, इस सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि सबका ये विश्वास था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। मैंने अपने जीवन में ना पढ़ा था, मुझे पता था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं होलोकॉस्ट के बारे में सब जानता था, पर अपने देश में हुए जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता। ये फिल्म का क्या रोल रहा है भारत के वर्तमान और भविष्य में, उसके बारे में आपको मैं 2-3 मिनट बताऊंगा। जब हम इस फिल्म को दिखाने या अमेरिका गए, क्योंकि कोविड का वक्त था, भारत में थिएटर सारे बंद थे, फिल्म तैयार थी, तो हमने कहा इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या ये संभव है कि एक फिल्म जो भारत में बनी हुई है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए, यानी एक सॉफ्ट पावर की तरह से काम कर सके? जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1940 और 45 के बीच में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस सर्विस है CIA, उसने व्हाइट हाउस के इंस्ट्रक्शन पे हॉलीवुड के साथ मीटिंग करके हॉलीवुड से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो देश की लड़ाई जो है, क्या आप इसमें कोई योगदान दे सकते हैं? और तब सारे हॉलीवुड ने ये कसम खाई थी कि हम ये लड़ाई सॉफ्ट पावर की तरह लड़ेंगे, और सॉफ्ट पावर वर्ड का वहां से इजाद हुआ, वहीं से जो सॉफ्ट पावर की बात होती है चालू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत की महान सभ्यता, संस्कृति और हमारी एकता, डाइवर्सिटी को, हालांकि हमारी कई तमाम फिल्मों ने उसके बारे में जिक्र किया है, उसको हाईलाइट किया है, लेकिन एक फिल्म भारत के विरुद्ध आज जो युद्ध चल रहा है, भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है आज पूरे विश्व में
जो जिसकी ताकत का अंदाजा विश्व को लग चुका है। और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नहीं चाहता कि दूसरा मार्केट खड़ा हो, दूसरी सभ्यता, दूसरी संस्कृति उनसे ज्यादा बलवान। इसीलिए भारत पे लगातार तरह तरह के अटैक किए जाते हैं, खास तौर पे कश्मीर का मुद्दा। जब मैं 2018-19 में जब अमेरिका का दौरा कर रहा था इसी फिल्म के इंटरव्यूज के लिए, तो वहां पे मुझे न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में एक बहुत बड़ी विश्व की सबसे विशाल, प्रतिष्ठित और सबसे एक्सपेंसिव एक होर्डिंग लगी थी फ्री कश्मीर के ऊपर। और उसमें कई सारे भारतीय लोगों के बच्चों ने भी चंदा दिया था, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था। एक न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के बाहर लगी थी। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जो कि भारत को बदनाम करने के लिए और किस तरह से कश्मीर भारत, अखंड भारत का हिस्सा नहीं है, इसके ऊपर एक कैंपेन चली थी। आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो भारत के ही कई पत्रकारों ने लिखे थे। तब इस फिल्म को किस तरह से, भाई साहब जरा बंद कर लें, किस तरह से इस फिल्म ने कश्मीर में 16 शहरों में स्क्रीनिंग की, जिसको 36 ऑर्गेनाइजेशन, 36 कश्मीर यूएस में 36 ऑर्गेनाइजेशंस। इतनी अभूतपूर्व बात है। जिस तरह से हॉलीवुड 1945 से पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की तरह लोगों को बता रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी बच्चे से पूछिए विश्व की सबसे महान कंट्री और सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी कौन सी है। आपको तंजानिया में बैठा बच्चा, कश्मीर में बैठा बच्चा, शिलोंग में बच्चा बैठा, जो उसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, जो ना तो CNN सुनता है ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, वो भी आपको बोल देगा अमेरिका। ये कैसे सीखा उन्होंने? ये अपनी फिल्मों की ताकत से अपने देश पे गर्व करना और अपने देश की महानता को पूरे विश्व तक ले जाने का जो जिम्मा हॉलीवुड ने उठाया है, उससे एक सबक लेके हमने भी ये जिम्मा उठाया था कि क्या कश्मीर फाइल्स जो है विश्व में एक डिप्लोमेटिक भारत का सॉफ्ट पावर बन के जा सकती है। और इसीलिए एक जिद के तहत हमने इसको अमेरिका में घूम घूम के सब जगह दिखाया। और हमारा फोकस इंडियन लोगों को दिखाना नहीं था, हमारा फोकस था अमेरिकन को, ब्लैक्स को, व्हाइट्स को, हिस्पैनिक्स को, बाकी लोगों तक ये बात पहुंचाना। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ एक बात बताना चाहता हूं, वॉशिंगटन DC में इस फिल्म को देखने के बाद कैपिटल हिल, जिसको विश्व की सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, और माना जाता है विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक संस्था है, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है। जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए उसको कैपिटल हिल बोलते हैं, जहां वहां सारे उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन बैठते हैं। वहां पे इस फिल्म के लिए एक कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया। उसमें वो भी कांग्रेसमैन जो कि कश्मीर एंटी इंडिया कश्मीर कैंपेन में सॉफ्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनको भी आके अपनी स्पीच में कैपिटल हिल की छत के नीचे कहना पड़ा कि दिस वाज नॉट एन एक्सोडस, दिस वाज अ जेनोसाइड। ये एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी कल्पना आज करना मुश्किल है, पर आपको कुछ सालों में पता चलेगा। अमेरिका की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड क्लब में हो, चाहे जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स हो, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर हो, वहां सब जगह इस फिल्म की इंपैक्ट स्क्रीनिंग्स रखी गई, जो कि अमेरिकन व्हाइट्स और ब्लैक्स और सब लोगों ने देखी, जिनके सारे इंटरव्यूज और सब अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। पर उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक चीज मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली उस जगह जहां पे फ्री कश्मीर कैंपेन पाकिस्तान की लॉबिंग से और भारत के ही कई लोगों के सहयोग से लगाई गई थी, इस फिल्म को देखने के बाद अमेरिका में इसके जो व्यूअर्स थे, जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने स्वेच्छा से बिना किसी के बोले पैसे कंट्रीब्यूट कर करके अंततः उसी टाइम स्क्वायर में, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी, सबसे महंगी होर्डिंग की साइट है, इस 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स का वहां पे होर्डिंग लगवाया। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार अमेरिका के इतिहास में कश्मीर का पूरा मैप न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पे दिखाया गया,
जो लोग नहीं जानते उनकी नॉलेज के लिए, अमेरिका में आज तक कभी कश्मीर का पूरा मैप नहीं दिखाया गया है। जो हिंदुस्तानी उनके बच्चों तक ने अमेरिका का कश्मीर का पूरा मैप नहीं देखा। एक फिल्म की इतनी ताकत है। और अब इसके बाद जिसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती रही है वेस्ट में। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मोस्टली उसमें कई सारे भारतीय भी इन्वॉल्व थे, पर जनरली उसमें काफी पाकिस्तान लॉबीज इन्वॉल्व थे, तरह तरह की ताकतें जो भारत के अगेंस्ट काम करती हैं, उन्होंने वहां की जो स्टेट है वो एक अपने आप में राष्ट्र की तरह होती है। वहां की स्टेट्स, वहां की जो पार्लियामेंट, संविधान सभा समझ लीजिए, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां जा जाके कैंपेनिंग कर करके वो लोग वहां से इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशंस पास करवाए। सिएटल स्टेट में हुआ, कई तमाम स्टेट में हुई। डॉक्टर कॉल उस पर रोशनी डाले कि इंडिया एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, कश्मीर को जबरदस्ती उसका आधिपत्य रखा है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, किस तरह कश्मीर में 4G नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और हम लोग भी उसी आर्ग्यूमेंट में फंस गए। हम भी वो झूठे आर्टिकल जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे ही लोग लिखते थे, उनमें फंस गए। किसी एक आदमी ने मेन स्ट्रीम में एक सवाल नहीं पूछा, हाँ भाई 4G और इंटरनेट की बात तो जरूर करेंगे, पहले ये बताइए कि जो कश्मीरी हिंदू जिनकी वो जमीन है वो वहां क्यों नहीं है। 2014 के बाद जो एक नए भारत का निर्माण हुआ, और खास तौर पे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जो ग्लोबल लेवल पे भारत का एक नेतृत्व हुआ है, वो छवि हम तक उसी तरह से नहीं आ पाती है जिस तरह से 32 साल से कश्मीर का सच हमारे पास नहीं आया। तो अब मैं आपको डॉक्टर सुरेंद्र कौर, रोड आइलैंड की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वहां की जो विधानसभा है, और अमेरिका का स्ट्रक्चर इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे जो स्टेट है अपने आप में इज अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी ने लॉबिंग नहीं की, किसी ने कैंपेन नहीं की, मैं जानता भी नहीं हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया है। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र कौर कल अमेरिका से अपने साथ लेके आए। उसको वहां के मेजॉरिटी लीडर और माइनॉरिटी लीडर, मतलब डेमोक्रेट लीडर ऑफ द हाउस, रिपब्लिकन लीडर ऑफ द हाउस एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ने उनके ऑफिशियल एम्बलम के साथ उसको सर्टिफाई किया है। इससे बड़ी जीत भारत की अखंडता के लिए पिछले 70 साल में आज तक नहीं हुई। ये इतना ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इसकी गंभीरता और इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम सब मिलकर भारत का नाम सारी दुनिया में कश्मीर की अखंडता को लेकर एकजुट होकर काम कर सकते हैं। इसके बाद चाहता हूं सब लोग इसको आपके सामने पकड़े, आप फोटो खींच सकते हैं और इसकी डिजिटल कॉपी भी आपको मिल जाएगी। पर एक पॉइंट मैं फिर से तिबारा जिंदगी भर हाईलाइट करना चाहता हूं। आप पूरी दुनिया रुआंडन जेनोसाइड के बारे में जानती है, अर्मीनियन जेनोसाइड के बारे में जानती है। हमारे राष्ट्र में हमको ये डिसाइड करने की एक जेनोसाइड है, कोई खड़ा नहीं हुआ था इतने सालों से। कहीं भारत के जो लोग एकजुट हुए पिछले 5-6 साल में, जो भारत के सामान्य मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग छोटे शहर के लोग, मैं भी वही हूँ, अनुपम खेर जी भी वही है, हम दोनों को भी अभी अंग्रेजी बोलने में काफी परेशानी होती है। सॉरी आप तो जो भारत का जन है, ऐसा कुछ भारत में निश्चय कर लिया गया था, उसकी आवाज को सुनेंगे नहीं, बाकी सबकी आवाज सुनी जाएगी। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग डिक्टेट करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, पर जो ये एक नई चेतना, एक नया नेतृत्व, एक नई एकजुट होकर आगे बढ़ने की जो हमारी फीलिंग है, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब ये वक्त आ गया भारत समझे यूनाइटेड होने का मतलब क्या है। एक फिल्म ने सारे भारतीयों को, 80 साल की महिलाओं से लेकर 18 साल के लड़कियों लड़कों को एक फिल्म ने इस तरह जोड़ा है कि आज मैं एक वीडियो अभी डालूंगा थोड़ी देर में, उसमें व्हाइट्स, ब्लैक्स, सारी दुनिया के
रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ये हमको पहले क्यों नहीं बताया इंडिया के लोगों ने। जब डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट लीडर से मिलने गए थे, और वो इंडियन कॉकस के चेयर भी हैं मिस्टर मार्क वार्नर, उन्होंने इनसे यही बात बोली थी कि पाकिस्तान के तो लोग रोज आके हमें बताते हैं कि कश्मीर क्यों भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की पुरानी सरकारों ने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि भारत का अखंड हिस्सा है कश्मीर, और ये पहली बार हमें जानने को मिल रहा है। ये जो सर्टिफिकेट है, आज इसकी वैल्यू कोई समझे ना समझे, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। जो काम भारत की पुरानी सरकारें करने में फेल हो गई, वो अमेरिका की सबसे डेमोक्रेट, लिबरल और प्रोग्रेसिव और सेकुलर स्टेट ने करके दिखाया है। जिन्होंने डायरेक्टली, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, उसमें लिखा है कि जो 5,000 कश्मीरी हिंदू, 5 लाख कश्मीरी हिंदू जिनका जेनोसाइड इस्लामिक गैंग्स, अमेरिका में टेररिज्म के लिए गैंग्स वर्ड भी यूज होता है अधिकतर, इस्लामिक गैंग्स ने किया है, उसके लिए ये एक सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया गया है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, इस पे बहस, अगर कोई कहता है कि नहीं ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये सब एक पॉलिटिकल झूठ है। हमको वी हैव टू कॉल आउट द रिलीजियस टेररिज्म जिसके हम सब विक्टिम्स। मैं चाहता हूं खेर साहब हम सब इसे पकड़ें। आइए अभिषेक जी, आप सब इसकी फोटो खींच सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक फोटो, इसका दोस्तों, इसका महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको एक अमेरिकन ने दिया, इसका महत्व ये है, इसका सबसे बड़ा महत्व जो है कि हमें इस बात को बार बार डंके की चोट पर छाती पीट पीट के बोलना पड़ा पिछले 32 साल से कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है। बार बार बोलना पड़ा। ये आदित्य राजपाल यहाँ पर खड़े हैं, आपके ही दोस्त हैं, ये इनको बोलना पड़ा, ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा के लोगों को बोलना पड़ा, अशोक पंडित को बोलना पड़ा, अपने सुशील पंडित को बोलना पड़ा। लेकिन आज इस सर्टिफिकेट से इसकी हिस्ट्री में बात होगी, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सब इसके साथ खड़े हैं। मेरा एक सवाल अनुपम खेर साहब से है। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ सर। अब जब लोगों को पता लगा है और भारत सरकार ने भी 370 धारा खत्म कर दी और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है, क्या आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है सारे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर और श्रीनगर जाना चाहिए? राइट टाइम तो 32 साल से था जी, राइट टाइम अभी नहीं था, मगर एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35A। हम तो बाहर के लोग तो कभी ज़मीन खरीद नहीं सकते थे वहाँ पर, जिनके घर थे, जो वहाँ पर रहते थे सालों से, सदियों से, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन इस फिल्म से और आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन से और बाकी प्रयासों से ये ऐसा होना शुरू होगा। लेकिन चेंज बहुत साइलेंट होती है। चेंज का एहसास ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता कि कल 25 लोग ट्रेन लेके चले गए या बस लेके चले गए, वहाँ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले आने वाले सालों में अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद हम नहीं, हमारे बच्चे वहाँ जाकर रह सकेंगे, तो ये हमारी उपलब्धि होगी। देश को आज़ाद होने में 200 साल लग गए थे, 200 साल। और उन 200 सालों में कितने लोगों को, उससे पहले 800 साल मुगलों ने राज किया हम पर, 200 साल ब्रिटिश लोगों ने राज किया, कितने लोगों की जानें गई। मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रतिक्रिया हुई है उसमें फ़र्क पड़ेगा और वापस हम अपने घर तो जाएंगे। आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिज्म का नतीजा है कि आज ये फिल्म बनी। हमने, ये कौल साहब ने बोला कि कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी इसमें हम घुसे नहीं, हमने विद्या का इस्तेमाल किया, हमने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेशेंटली वेट किया, उन्होंने बोला कि बहुत सारे डायरेक्टर से बात की थी, फाइनली विवेक ने भी
रातों रात फिल्म नहीं बनाई, 4 साल इन्होंने इस पर रिसर्च किया, 700 लोगों को ढूंढा और हर जगह ये जब भी जहाँ कहीं कहीं ट्रैवल करते थे मुझे कहते थे आज हम यहाँ गए, मुझसे भी न्यूयॉर्क में मिलने आए थे इसी टॉपिक पर बात करते। सो आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज, इट टेक्स अ लिटिल टाइम। और एक झटका जो अभी लगा है इस फिल्म का, और मैं आई एम वेरी मूव्ड पर्सनली बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए कश्मीरी पंडित दैट द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग दिस फिल्म, वर्ल्ड, नॉट नॉर्मली, पूरे जोरों शोरों से। थैंक यू। So this is Sanjay Agarwal. Listen, sir. I just watched this movie. आप कहाँ से? So my name is Sanjay Agarwal. I work for World News 24/7 reporter. So I watched this movie at the special screening when the minister had come in, sir. And I had 3 questions. One is for Pallavi ji, that she was in a negative role as per this. Anupam ji, why he has used that screen? You know, you put him. पंडित है वो, उनको आपने blue वो दिखाया शिवा पे जब वो scooter and all that. And third thing is like your screening in US at Capitol and then coming to India. So are the Indians accepting it now? And will the present government, you know, they're going to make it tax free for this? पल्लवी जी का जवाब Pallavi ji, वही देंगे। it was, you were in a negative role. Like we were, like, you know, we were not expecting before the movie that you will. So you are asking why I did a negative role? No, I said, has he done something like this before? Yeah. So you can tell us. Yeah, Tashkent also Vivek cast me. Because you walked out of the film, you know, at the last moment. So you walked out. Yeah, actually, I think after having gone through this research and having spoken to over 700 Kashmiri Pandits, you've seen how painful the whole research was for us. I think somewhere both Vivek and I, we started feeling like we also have become Kashmiri Pandits. We started understanding their culture so well. We understood their pain so well. We were living the pain for that month and a half that we traveled in US. And then, of course, the other places that we went to subsequently in the 2 years, 3 years of research that we did. कभी-कभी एक वक्त ऐसा आ जाता है आपके जीवन में कि आपको लगता है कि ये जो है इसके सामने इनका जो डीमन है वो बहुत बड़ा होगा, तो आप उसको अपने दिमाग में बहुत बड़ा कर लेते हैं। और वही कुछ मेरे साथ हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा इनका जो विलन है वो कितना बड़ा है, ये शायद कोई और ना समझ पाए, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने इनकी सुनी है सब लोग। And that's why I decided to do this role, because I wanted to be that face that every Indian should hate, because I understood it so well. Vivek ji, good film. Congratulations for your painstaking efforts making this film. What I'm asking you, you said it is a lobby, a powerful lobby. Does it mean powerful lobby is correct? Does it mean powerful lobby obstructions your work in when you making the film, or it is the pre-planet, the terrorism, the way the terrorism in the Kashmir genocide? हाँ, अब देखिए इसका जवाब इतना लंबा नहीं दूंगा। आप फिल्म अगर आपने देखी है और जिन्होंने I will see. आप देखिएगा तो जिनने देखी है वो जानते हैं। उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जी का, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है या सिस्टम तो हमारा है। ये एक ऐसा सत्य है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे इसको, उस दिन भारत इतनी बड़ी ताकत बन के उभरेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत की, मैं इतना घूमता हूँ विदेशों में लेक्चर देने, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जाता हूँ, ये जो एक हमारे देश में सिर्फ भारत में ही भारत की बुराई होती है। सिर्फ भारत में ही लोगों को ऐसा लगता है कि विदेश में हमारी इमेज अच्छी नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा, सॉरी माफ करिए, आप सब बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा मीडिया हर समय ये बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है। आप ये देखिए, ह्यूमैनिटी इंडेक्स अभी आया था एक, या डेमोक्रेटिक इंडेक्स करके ऐसे कुछ आते रहते हैं, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, पर एक एग्जांपल देता हूं। उसमें भारत का नंबर बहुत नीचे है। पूरा मीडिया दिन भर उसके बारे में बात करता रहा। कुछ वक्त पहले उनने पढ़ा भी नहीं था वो क्या इंडेक्स है। मालदीव्स, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि कोई और धर्म प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप हैं कभी कोई मालदीव्स? सिर्फ वो बिकनी वाली फोटोज में ना जाइए, मैं गया हूं मालदीव्स।
किसी जाके वहां बोट में बैठ के आइलैंड में जाके फोटो खिंचाना मालदीव नहीं है। मालदीव मालदीव में जहां लोग रहते हैं उसका दर्जा इतना ऊपर है, मतलब एक 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कहां पे डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम जीवंत है और कहां नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांटेड आर्टिकल्स हैं जो हम तक पहुंचाए जाते हैं। आप भारत पिछले मैं पढ़ा भी हूं अमेरिका में, मैं हार्वर्ड में पढ़ा हूं, मैं इतना अमेरिका घूमता हूं, यूरोप घूमता हूं, और हम अपने बच्चों को भी दिखाते हैं, और मैं लेक्चर देने हर शहर में खुद गाड़ी चलाता हूं, अमेरिकन की तरह खाना खाता हूं, यूके में उनके लोगों के जैसे रहता हूं, मैं उनके जनमानस की पल्स समझता हूं। जहां इंग्लैंड में तो मैं जाता हूं, बोलता हूं कि मैं इंडिया से आया हूं, तो कई लोग तो हमें फ्री में खाना खिलाते हैं, इज्जत करते हैं। अमेरिका में सब कहते हैं इंडिया द लैंड ऑफ योगा, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तीसरा शब्द बोलूंगा तो बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, यहाँ के कई लोग मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, पर मैं आपको सत्य बता देता हूं लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मोदी। ये अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये सत्य है। ये एक नया उदय हो रहा है भारत का। ये जो हमारे आज अमेरिका में कौन है सिलिकॉन वैली को कंट्रोल करने वाले, वो दून स्कूल के या सेंट स्टीफेंस के पढ़े लोग नहीं है, वो झांसी से, कानपुर से, विशाखापट्टनम से, आसनसोल से पढ़े हुए मिडिल क्लास, एक टीचर के, एक रेलवे गार्ड के, एक पोस्ट मास्टर के, एक ओवरसियर के, उनके बच्चे हैं। आप और हम जैसे लोग हैं, उनने जाके जो भारत, भारतीयता और जो एक हिंदू सभ्यता है, हिंदू यहाँ पे मैं बहुत इंक्लूसिव बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा टची सब्जेक्ट होता है बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली सभ्यता तो हिंदू ही है। 5000 साल पहले जो शुरू हुई वो राष्ट्र तो वहीं से शुरू हुआ, फिर लोग आते गए और हमको वेलकम करते गए। भारत एकमात्र राष्ट्र है, समाज है पूरे ह्यूमैनिटी के इतिहास में, अंडरलाइन कर रहा हूं, ह्यूमैनिटी के इतिहास में भारत एकमात्र ऐसा समाज है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। आइए कैसा पहले हम बैठते जरा बैठने की आइए आईडी चाहिए ना, हम दे आइए अभिषेक जी। First of all, a very big morning to all of you. I want to request all of you to put your phones on silent mode. I request everybody to put your phones on silent mode. तो पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, and I would also like to thank the entire team of the movie and all of you for joining us today. तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि इस मूवी ने इतिहास रच दिया है और कोने कोने में, शहर शहर में, गाँव पीछे से वो लाइट जलती है, कैसा लगा? ये रवि लाइट है, रवि लाइट रहने ना वो बोलेगा तो पटाखे वो भी सही था, जहाज झूल गया सर अभी सेंटर अब सेंटर आ गया। आ रहा हूँ आइए सर, मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, but believe you me, every time I see this, every time I can't stop my tears. जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, as you can see how painful it was, रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरी सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद।
And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें. It was impossible to emotionally unwind क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है. And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain; it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल. व्हेन आई डिडंट नो ज़ेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद I said no, the villain has to be like really big. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. सो आई वांट टू सेपरेट टू इश्यूज ओवर हियर. वन इज दैट just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I am feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी what it is to be playing Pushkarnath, a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. प्लस कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब
वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. मैं जब आया था इस इंडस्ट्री में तो नाम सुना था मैंने कि भाई एक बहुत बड़े और बहुत ही बिजनेस टाइप के एक ट्रेड जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, कोमल नाटा जी. मैं तब से उनको जानता हूँ और कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने कभी आज तक, अब आप बैठी हैं, आपको मैंने शायद शुरू भी नहीं किया था करियर, तब से जानता हूँ. तो आप सब भी बड़ी शिद्दत से अपना काम करते हैं. पर ये जो फिल्म है इसको हमने मार्केट भी उस तरह से नहीं किया, देखो हमने फिल्म बनाई अब मार्केटिंग करते हैं, हमने वो सब किया नहीं. हमने कहा फिल्म बनी हुई थी, कोविड का वक्त था, हमने कहा चलो इसको कहीं नहीं है तो अमेरिका में तो दिखा सकते हैं, वहाँ सिनेमा हॉल खुले, वहीं लोगों को दिखाते हैं. और आप यकीन नहीं करेंगे 36 ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बार किसी हिंदी फिल्म के इतिहास में हुआ है. तेलुगु एसोसिएशन, सिंधी एसोसिएशन, यजदी एसोसिएशन, वर्ल्ड सिख एसोसिएशन, ज्यूज एसोसिएशन, फिजिशियंस एसोसिएशन, ऐसी नेपाली एसोसिएशन, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तिब्बत एसोसिएशन, 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने जब हम गए तो उन्होंने कहा अब हम इस फिल्म को दिखाएंगे लोगों को. और ये अमेरिका के 16 सिटीज में जैम पैक, मतलब स्टैम्पीड होती थी. आप उसकी फोटो देखेंगे, वीडियोस देख, सब जगह पड़े हैं, हमने डाले. मतलब यह हालत हो गई थी कि जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर खड़े होते थे कि भाई हमें दिखा दो ये फिल्म. और कोई इसकी हमने एडवर्टाइजिंग नहीं की, कोई पब्लिसिटी नहीं गई, किसी मीडिया ने, आप सब मीडिया से, आपके पेपर पर किसी ने नहीं लिखा होगा इसके बारे में, किसी टीवी चैनल ने बात तक नहीं करी. एक चीज जैसे ऑस्कर में आप कोई भी चाहे, आप कोई सी भी फिल्म बनाए, अपनी स्क्रिप्ट ऑस्कर की लाइब्रेरी में जमा करा सकते हैं. उस जैसी चीज को लोग फ्रंट पेज न्यूज बना बना के इस देश में अपनी फिल्मों को मार्केट करते आए हैं. तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताना चाहता हूं. इस फिल्म को वॉशिंगटन डीसी में देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में किसी फिल्म मेकर्स को, मुझे और पल्लवी को कैपिटल हिल में बुला के कांग्रेशनल रिसेप्शन किया गया. और वहां पे कांग्रेसमैन, और मैं ऑस्कर की तरह बात नहीं कर रहा हूं जो झूठ मूठ की न्यूज बनती है कि ऑस्कर में आप एकदम सी ग्रेड फिल्म भी बना दें, उसकी अगर स्क्रिप्ट भेज दें तो वो उनका क्या जाता है, वो तो एक आर्काइव है, उसमें कोई भी डाल सकता है. वहां पे राजा कृष्णमूर्ति जो कि फ्री कश्मीर की कैंपेन के साथ जुड़े थे, डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है, जो कि हमेशा जो एंटी कश्मीर मूवमेंट होता है उसके साथ जुड़े रहते हैं. ही सॉ द फिल्म एंड ही केम एंड सेड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव रियलाइज्ड अबाउट दिस पेन and I must admit that Kashmiri Pandit community in America is most successful amongst the most successful people, and they are the inspiration for the world peace and humanity. Mike Warner, who's the topmost senator of America, he was full of praise for this. Bob Brar, he's a very famous senator there. और सिर्फ उतना ही नहीं, हम जहां जहां ये दिखाई उन स्टेट्स ने प्रोक्लेमेशन दिया इस फिल्म का. हमने तो बताया ही नहीं लोगों को ये बात, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे अपने मुंह में मिट्टू बन रहे. नॉट ओनली दैट, कश्मीर में किसी ने आज तक प्रिंट में, मीडिया में, टीवी में, होर्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा है. इन अमेरिका टू पुट अप अ फुल मैप ऑफ कश्मीर इज अ बिग नो. इंडियंस भी नहीं डालते. इंडियन के बच्चों ने, एनआरआईज के बच्चों ने, आप सब जानते हैं अमेरिका में लोगों को, उनसे पूछिएगा उनके बच्चों से, उनने कभी कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा है. आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपका गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा. ये फिल्म देखने के बाद लोगों ने अपने आप, दर्शकों ने जो देख के जाते थे, पैसे जोड़ जोड़ के अल्टीमेटली इस साल 26 जनवरी को, जो वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे महंगी एडवर्टाइजिंग साइट है, जहां पे फ्री कश्मीर के होर्डिंग्स लगवाए थे पाकिस्तान ने, वहां पे लोगों ने अपने पैसे जमा करके 2 दिन के लिए पूरा कश्मीर का मैप लगाया, द कश्मीर फाइल्स के नाम के साथ, जो आपने देखा भी इस वीडियो के अंदर. ये आप मुझे बताइए विश्व के इतिहास में कब हुआ है ऐसा? और लास्ट बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद बाकी लोग बोले, मुझे जो बोलना था फिल्म में बोला है मैंने. आपको एक लास्ट बात बताता हूं. आप सब फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं.
आप लोग हॉलीवुड का सिनेमा, कोरियन सिनेमा, ब्रिटिश सिनेमा, इंडियन सिनेमा, तेलुगु, हर सिनेमा के बारे में मुझसे 10,000 गुना जानते हैं। अपने जोर दिए दिमाग पे, कभी आपने किसी फिल्म मेकर को, इंक्लूडिंग हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स, कभी किसी को देखा है फिल्म रिलीज होने के 3 महीने पहले अपनी फिल्म ओपन फॉर ऑल जगह जगह 16 शहरों में जाके दिखाना, बिना ये सोचे कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, बुराई करेंगे, अच्छाई करेंगे, और एक आदमी ने एक नेगेटिव कमेंट नहीं किया। आप इतने वीडियोस हैं, जो था आके सब रोते थे, चिपकते थे। तो क्योंकि ये फिल्म नहीं है, अगर फिल्म होती तो मैं भी डरता, अरे भाई किसी ने बोल दिया कि अच्छी नहीं है तो इसका बिजनेस खराब हो जाएगा, अगली फिल्म कैसे करूंगा। लेकिन ये हमारे लिए एक जीवन का मकसद, एक मिशन बन गया था, एक कहानी को बताना, और इसीलिए हम लोगों ने ये किया। जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इस फिल्म के अचीवमेंट्स नहीं है, ये बात दर्शाता है जब आप एक सच्ची कहानी लोगों के पास जाएं तो उसका यूनिवर्सल रेजोनेंस होता है। एंड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वी हैव अचीव्ड दैट। और जैसे मैं अभी नम हो रहा हूँ वैसे ही था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था वो वीडियोस देखने के बाद। फिर विवेक सर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी फिल्म की, और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त भी मैंने सेम पेन और सफरिंग जो उन लोगों के साथ हुई, जो उन लोगों ने कैसे सरवाइव किया, वो सब इमेजिन किया और वही फील हुआ वो दिन। और फिल्म ख़त्म होने के तकरीबन 2 हफ्ते और लगे होंगे मुझे इस कैरेक्टर से बाहर आने में, और हर नाइट का मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पे सो नहीं पाता था होटल रूम में, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर मैं बैक स्टोरी तैयार करता हूँ, वो बैक स्टोरी तैयार करने में मुझे और वीडियोस देखने पड़ते थे और जानना पड़ता था। और एज मैं कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रहा हूँ कृष्णा पंडित, जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है, और वो बहुत कंफ्यूज है, उसको लाइफ में बहुत कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है जो उसके सामने नहीं आती है, हर तरफ से अलग अलग रूप में उसके सामने आती है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो वो सब जानना, उस कैरेक्टर में जाना मेरे लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट रहा। तो ये रोल मेरे लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट रहा, बट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे कृष्णा पंडित कैरेक्टर करने का मौका मिला, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, ये इमोशंस हैं लोगों के जो उनके साथ बीती है। एंड आई थिंक जब मैं आज रिव्यूज़ देख रहा हूँ जितने भी यूट्यूब पे या जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडियंस हों, पाकिस्तानी हों, चाहे वो यूएस से हों, यूरोप से हों, अफ्रीका से हों, हर आदमी इमोशनल था। कि देखिए बहुत ही ये कटु सत्य है जो जेनोसाइड हुआ, और दुर्भाग्यवश हमारे देश में किसी ने भी इसको खुलकर बोलने में हिम्मत नहीं की, ना पत्रकारों ने, ना मीडिया ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी वो साथ नहीं दिया। जो मैं 1990 की बात कर रहा हूँ था, तो जब हमें तो खैर पता था कि क्या हो रहा है, हमारे कुछ क्लोज दोस्त यार वहाँ पे थे। फिर जब विवेक और पल्लवी ने मुझसे कहा कि पुनीत जी हम चाहते हैं कि आप भी इस फिल्म का एक हिस्सा बनिए, तो इमीडिएटली मैंने यस कहा कि जी मैं करूँगा। और ये एक जो कटु सत्य है, ये यथार्थ है, तो इसे ऐसी बोल्ड सब्जेक्ट को बाहर लाना ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है जो विवेक जी ने किया है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो ये सराहनीय है, ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो फिल्म है, ये जो सत्य है, ये हर दर्शक, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान इसे जरूर देखे, ताकि पता चले कि हमारे देश में किस तरह एक मास जो मर्डर किए गए, जेनोसाइड किया गया, ये जो है ये सत्य सामने आना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में ना हो। Just because the film is based on true events and research does not mean that it was easy to direct and write this film. उसके लिए you need to be a brilliant director and brilliant writer. So बहुत सारी फिल्में आप आजकल तो 80% फिल्मों में पहले आ जाता है सत्य पर आधारित फिल्म, तो उसके बाद बुरा आप बोलते हैं कि बकवास फिल्म है। तो ज़रूरी नहीं कि सत्य पर आधारित जो फिल्म है वो बहुत कमाल की ही होगी भाई। तो इसलिए जहाँ तक मेरी बात है कि इतना इन्होंने रिसर्च किया था, दैट आई वाज मेस्मराइज्ड एंड वेरी इम्प्रेस्ड।
और उसका नतीजा ये है कि आप ये जब न्यूयॉर्क में जो मेरा एक उन्होंने इंटरव्यू किया, वो न्यूयॉर्क में मुझसे इंटरव्यू करने ही आए थे, बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी. मैं और भाषा आर द ओनली टू पीपल हु सॉर्ट ऑफ kept hugging each other after every shot, because she plays my daughter-in-law and Darshan plays my grandson. But मेरा और भाषा का हम एक दूसरे का एक साइलेंट एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन जाता था कि ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली, ओवरसियर ही बोलते हैं. हाँ, तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड. तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं. तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे. तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया, और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था. और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से. एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी. सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए. और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं, तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं. मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी. अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है. हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है. हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माई मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई. और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं. या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का. सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है. आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है. कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की. अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है. अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है. सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे. एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years. ये सवाल आप एक यूथफुल पर्सन से ही पूछ सकती थी. हाँ वही ना. तो एज ए यूथ मुझे क्या लगता है कि ये आज के यूथ को उनके देश में क्या हुआ, क्या हो रहा है 32 साल पहले, ये जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर हिस्ट्री.
जैसे हम अपने परिवार की हिस्ट्री जानते हैं, परिवार से पूछते हैं, और ये पूछने चाहिए सवाल। मैं तो मेरे पिताजी को परेशान कर देता, अच्छा मेरे पिताजी के पिताजी कौन थे पापा, फिर उनके पिताजी कौन थे, माँ से पूछता था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन country. That is one more thing. That's one thing. And also it is a very engaging film, as Vivek said it. Film मतलब सच्ची में 2 घंटा 50 मिनट कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं लगता है। Sometimes you have to see a film which makes you think कि पॉपकॉर्न खाते खाते आँख में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल में जाना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एज ए यूथ एंड मेरे को एज ए यूथ पर्सन अच्छा लगेगा। कंगना जी, कंगना मैम, सर थोड़ा कंगना मैडम जी रुकिए, आपके लिए रुकिए, हम लोग खास सर जी थोड़ा आगे आ रहे हैं सर जी। कंगना जी वहीं पे कंगना मैम वहीं थोड़ा सा पीछे। हम आपके लिए रुके हैं मैडम जी, आपके खास रुकिए हम लोग। मैम कौन इस मूवी को शो पे नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को वुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप। ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, हॉलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी क्या हुआ इनको। देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए, सबने मिलके बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ काँप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है, इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबody टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट। एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है, कैसे जी आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए मैं पूरे कितने 2 घंटे के 3 घंटे के मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे, मैं 2.5 घंटे आंखें नहीं हटा सका फ्रेम से। इतनी एनग्रॉसिंग बात है, परफॉर्मेंस सुपर्ब है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा विवेक अग्निहोत्री का, जिसने 30 साल पुराना सत्य, तू इधर आ, एक में भैया, एक उधर से, तो मैं विवेक जी की तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। ये सच ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं कि अगर आप गलत न्यूज़ दो तो आप पाप कर रहे हो, लेकिन अगर आप सच न्यूज़ हो उसको छुपा के रखो तो उससे भी बड़ा पाप होता है। क्यों छुपाया गया 30 सालों से, क्यों छुपाया गया 30 सालों से हमें इस सत्य से? मैं तो जानता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ये हुआ है, मेरी फैमिली में भी ऐसे विस्थापित हुई है फैमिली मेरे वहाँ से मेरे, तो मुझे पता है, मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन मैन तो यही समझता है कि भाई उस कॉमन मैन को ये कोई समझाएगा कि अपने ही देश के एक कमरे से निकलकर एक दूसरी कमरे में आप जा रहे हो और आपको शरणार्थी बोला जा रहा है। 30 साल तक वो शरणार्थी हैं। पाकिस्तान से आए तो समझ में आता है कि चलो पाकिस्तान से आए तो आप शरणार्थी हैं, लेकिन मेरे देश में से कश्मीर, जिसमें मैं हर साल जाता था, एवरी सेकेंड ईयर मेरे बड़े भाई साहब हमें श्रीनगर लेके जाते थे, पहलगाम लेके जाते थे। उसके जैसी जगह नहीं है हिंदुस्तान में, उसके अंदर हम रहते हैं। वहाँ धीरे धीरे कभी कभी मुझे याद है उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि ये लोग ये जो बेचते हैं ना, जो चेरी वेरी, वो पूछते हैं अरे हिंदुस्तान से आए हो?
अब वहाँ पहली बार लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ इतनी बड़ी लेवल पे गई है। मुझे हैरानी है कि किसी ने, और मुझे सरकार से भी हैरानी है, सरकार को भी मैं दोषी ठहराऊंगा कि क्यों आपने 30 सालों तक इन लोगों को वापस उनके घर तक नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं घर दिया उनको, क्यों? और अगर मोदी जी ने भी कहा था अपने 2014 के इलेक्शन जब जीत कर आए थे, बोला मैं हिंदू पंडितों को स्थापित करूंगा। मैंने कहा था अगर ये कर जाएंगे ना तो ये सुपर हीरो बन जाएंगे, शक्तिमान बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 साल बीत गए हैं, अभी भी एक मेकर को एक ऐसी फिल्म बनानी पड़ती है जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कई बड़े बड़े प्रमोशन नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे हैरानी है उन बड़े बड़े जो सो कॉल्ड प्रमोट करते हैं अपने शो में पिक्चरों को, वो इनको नहीं करने दे रहा है। ये मुझे अंदर की बात बताई गई है, विवेक अग्निहोत्री ने खुद भी कहा है। और एक हैरानी की बात मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस डायरेक्टर को जानता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट से ही है, कश्मीरी पंडित खुद है। उनकी पत्नी का मैंने रिव्यू पढ़ा, मुझे हैरानी हुई कि क्या सोचकर आप कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही कि ये सच हर शख्स तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे हैरानी है कि भाई ये क्यों नहीं इसको, और इसलिए ये खुशी है कि आगे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन बोल रहा है, ये कौन है, ये कि माइक है? ओके, चलिए, तो आई एम सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस न्यूज़ हैज़ टू रीच एवरी, और टैक्स फ्री हो रहा है। मुझे बताया गया कि लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं, स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने कर भी दिया है। मैं चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री करिए, इस फिल्म को प्रमोट करिए। अगर ये बड़े बड़े प्रमोटर्स प्रमोट नहीं करते, एक बड़े हमारे इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्यों अपने आप को भारत से अलग प्रूव करते। अगर ये भारतवासियों का दुख आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे देश के वासी नहीं हैं। अगर उनमें से भी ये लोग प्रमोट नहीं करते तो इस फिल्म को पब्लिक प्रमोट करेगी। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, आपने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, इवन कॉमन मैन के रिव्यूज़ भी ऐसे आ रहे हैं। आई थिंक ये प्रमोशन पूरी पब्लिक करे और पब्लिक देखे, और मैं समझता हूँ ये फिल्म बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बने, क्योंकि ये एक मकसद, एक छूटा हुआ लक्ष्य जिसको सरकार भी भूल गई है। जब हुई थी, मैं समझता 90 उस वक़्त सरकार कोई और थी, उस वक़्त नहीं हुआ। उसके बाद भी सरकार आई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। लोग अपने अपने जगह पर क्यों हो? So I hope that this film reaches to masses and it reaches to everybody. It is reaching globally. मैंने सुना इवन वर्ल्ड में भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ल्ड क्लास फिल्म बनी है। ये हमारे कॉमन 300 करोड़ की फिल्म नहीं है। 200 करोड़ की एक फिल्म अभी भी रिलीज हुई है जिसका नाम राधे श्याम, नाम इतना अच्छा रखा है, बट मैंने उसका भी रिव्यू पढ़ा तो थोड़ा सा निराशाजनक बात की। पैसे खर्च करने से फिल्म नहीं बनती। शक्तिमान पैसे खर्च करके नहीं बनी थी, स्टोरी थी ये। यस, और कोई मुद्दा ऐसा है जो अभी तक आपको लग रहा है कि छुपा हुआ है, लोगों के सामने आनी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए उस पे? और मुद्दा बिसाइड्स दिस कश्मीर और भी कोई भी ऐसा मुद्दा जो जानना जरूरी है देश कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर या कोई भी देश में कोई भी मुद्दा उठा दीजिए साहब। ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं। सबसे स्पेशल लग रहा हो कि बहुत लेट हो रही है, उस पर आनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि भी आर्टिकल 370 आ गया है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। इट हैज़ टू बी। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचती। बहुत से मुद्दे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होना चाहिए। आज अगर हमारे देश की एक ही भाषा होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हिंदी है, और लोग कहते हैं नहीं साहब साउथ उसको वो करता है, अपोज करता है। साहब करने दो ना, क्या हमारा देश एक है? हमारा देश साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं है। वल्लभ भाई पटेल एक सार्वभौमिक राष्ट्र बनाकर गए थे ना, एक राष्ट्र। उसमें अगर बीच में अगर उधर से ममता वहाँ से कुछ बोले, साउथ वाले कुछ बोले, केरला वाले कुछ बोले और सरकार चुप रहे, नहीं साहब चुप कराइए, डंडे से चुप कराइए उनको। मैं ओपनली बोलता हूँ, देश में अभी एक ऑनेस्ट डंडा चाहिए। अच्छी बातें पास नहीं होती, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपये का लॉस हो जाता है, कुछ काम नहीं होता, तो वो करने की ज़रूरत है, एक पावरफुल सरकार। इसलिए मैं कहता हूँ कल इलेक्शन जो आया, यूपी का इलेक्शन, वो सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, देश की जीत है। प्रचंड बहुमतों से आया। मैं चाहता हूं कि एवरी स्टेट में हमें रूलिंग सरकार, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं बीजेपी का हूं या मैं कांग्रेस का नहीं हूं या सपा का नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि देश को एक स्थिर सरकार चाहिए।
75% जब तक मेजॉरिटी लेके वोट नहीं आएगी तब तक देश का कुछ नहीं होगा। यही होता रहेगा, वो उधर से वो खींचेगा, वो उधर से करेगा। सो आप पूछते क्या होना चाहिए, मैं समझता हूँ एक ऑनेस्ट डंडा होना चाहिए देश में जो असली बातों को ठीक करे। जी हिजाब को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है अपने देश में, उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर देखिए, धार्मिक मामले इतने हैं कि भड़काने में टाइम नहीं लगता। ये पॉलिटिक्स और ये राजनीतिज्ञ हैं जिनका माफ़ करना एक ही धर्म है, कैसे जीता जाए। ऑपोजिशन चाहती है कि मैं टांग मार के जो शासन कर रहा है उसको गिरा दूं और फिर बैठ जाऊं। करोगे क्या आप? हमने भी आपकी हिस्ट्री देखी हुई है। सो आप जो अच्छे काम है उसकी प्रशंसा कीजिए, बुरे काम को आप बुरा ही करिए। लेकिन यहाँ 100% बातों को आप बुरा बोलोगे तो लगेगा कि आपके मन में खोट है। तो ये हिजाब का केस हो या कोई भी केस हो, ऐसा टू द मेन पॉइंट ठीक है, लेकिन जब ये पार्टी पकड़ती है, वो पार्टी पकड़ती है और फिर जब झगड़ा करती है ना, तो वो मसला साइड में रह जाता है और सीटें गिनने की बात में आ जाती है। ओके, अगर द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से आप बताना चाहेंगे? ये मिथुन दा हो गए, अनुपम खेर हो गया, दर्शन रावल हो गए, पल्लवी जोशी हो गई, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं परफॉर्मेंस करूँ, सबने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस किया है। मैं अनुपम जी तो डेफिनेटली ग्रेट ही किया है, लड़की ने भी ग्रेट किया है जिसका नाम पल्लवी जोशी है, वेरी फाइन एक्ट्रेस। नेगेटिव होते हुए भी उसने कोशिश की है उसको पॉजिटिव बनाने की अपने तरफ से, उसको बिलीफ बोलते हैं। जैसे चौधरी सारंग सबको गोली मारता था लेकिन वो अपने आप को बोलता था मैं पॉजिटिव हूँ। शी डिड दैट, बट द क्रेडिट गोज टू दैट बॉय विच आई हैव नेवर सीन बिफोर, दर्शन। मुझे नहीं पता कि कौन सी फिल्में की हैं उसने, बट लास्ट की 10 मिनट की स्पीच वॉज टेरिफिक। जैसे कि बॉलीवुड को माना जाता है आईना, सच का आईना, लेकिन कश्मीर फाइल को बनाने को 30 साल क्यों लग गया? सर देखिए बहन जी, आपको एक बात बताऊं, एक ज़माना था जब 2 बीघा ज़मीन बनती थी, गुमराह बनती थी, दहेज के ऊपर फिल्म बनती थी और हम कहते थे फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है। आजकल फिल्में एक प्लेटफॉर्म हो गई है लोगों को बिगाड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आप ऐसी ग्लैमराइज बातें करती हैं, यूथ बिगड़ रहा है। आज का जो सोशल मीडिया है उसने इतना बिगाड़ दिया। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। आज उल्टा हो गया, आज फिल्म बच्चों को सिखा रहा है। ऐसी ऐड बनती है जहाँ कहते हैं दूर दूर बैठो, नज़दीक मत बैठो, हमारा एक जुड़ा परिवार को तोड़ दे। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर वेयर यू नीड टू हैव सेंसर ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स, ऑल्सो सेंसर ऑन, मैं तो आपके सामने मुँह पे बोलता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल्स को भी सेंसर करना चाहिए क्योंकि आप नेगेटिव बहुत दिखाते हो। ओके, जैसे कि जिन्होंने कश्मीर फाइल मूवी देखी, जो कश्मीरी पंडित थे, वो काफी जो रो पड़े थे, आप कितना फील करते हैं उनके पेन को? मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी के हिसाब से मेरा दिल बहुत टच किया है। मेरे घर में एक मेरे भतीजे की वाइफ वहाँ से श्रीनगर से उनके परिवार को भागा है, तो मुझे रियलिटी मालूम है। आंसू आए नहीं बट अप्रिसिएशन मेरे को बहुत आया। एक चीज़ में तालियां बजी थी लास्ट में जो फिल्म की, उसमें मेरी भी एक ताली थी। So definitely film is विवेक अग्निहोत्री has done and शिद्दत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म की एक शॉट्स आप देखिए, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा और ये एक ने उठाया है, तो मैं उसको कहूँगा विजयी भव। और ये फिल्म सब तक पहुँचनी चाहिए और ये कश्मीरियों को इज़्ज़त के साथ में श्रीनगर ला के जाना चाहिए। मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो। आई होप दिस फिल्म इज अ स्टार्ट। ओके, वेलकम सर, बाय बाय। नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहाँ उतने ही हिंदू थे जहाँ जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए और वहाँ नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछली साल
मिसाल हमने देखा बंगाल में, जैसे ही वो ईवल सरकार आई वहां पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया, किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए, इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर है अपने आसपास जहां भी दिखता है उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। We are very thankful to you. अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? We are very thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपको, आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान है। ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है मेरे घर में मेरे छोटे। ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से 522 फिल्में कर चुका हूँ। अनुपम खेर हूँ, पात्र बनता हूँ, अभिनय करता हूँ, हंसाता रुलाता हूँ, यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना, मैंने अभिनय नहीं किया और कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। प्राणा गंजू कौन थी, सरला भट्ट के साथ क्या हुआ, गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था, किसी को नहीं पता। लसकौल, नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लो। आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हाँ, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैंने आज सुबह आपसे वायदा किया था कि मैं श्रीमती अनुपमा विदु विनोद चोपड़ा के बारे में एक वीडियो बना के उनको एक्सपोज करूंगा। मैं अपनी फिल्म से काम रखता हूं और मेरी अपनी जो डायरेक्ट ऑडियंस है, जो अच्छी फिल्में कंटेंट वाली देखनी चाहती है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके रखता हूं। आज की तारीख में आप सिर्फ ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपनी फिल्म की बात करके फिल्म की अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। भारत के जन जन को पता चले और वो थिएटरों के अंदर आए, इसलिए लड़ाई जो है बॉलीवुड के जो महारथी हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलते हैं, उनके साथ है। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने सारा का सारा मीडिया खरीद रखा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉलीवुड पे डायरेक्ट अटैक करके, और बॉलीवुड का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट है। बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो इस गेम के रूल सेट करता है। जैसे करण जौहर जी हो गए धर्मा वाले, यशराज प्रोडक्शंस हो गए, जो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, विदु विनोद चोपड़ा जी हो गए, ये 4-5 लोग जो हैं गेम के रूल सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं किसका करियर यहाँ चलेगा और किसका नहीं चलेगा। जिसका ये चाहते हैं नहीं चले,
उसको ये खत्म करने की कोशिश करते हैं। और किसका चलेगा? वो जो इनके सामने झुकेगा। कई लोगों के केस में मेटाफोरिकली ऑल्सो और फिगरेटिवली ऑल्सो और प्रैक्टिकली भी ऑल्सो, जो झुकेगा इनके सामने उसका काम होगा। विवेक रंजन अग्निहोत्री कभी ना इनके सामने झुका है, ना कभी झुकेगा। और इसका मेरे को परिणाम यह है कि इसकी मुझे बहुत बड़ी एक हर्जाना भरना पड़ता है। आज सुबह ट्विटर ने मुझे रेकमेंड किया कि मैं एक ट्वीट को पढूं जो कि अनुपमा चोपड़ा की कंपनी फिल्म कंपेनियन का था। फिल्म कंपेनियन के नाम से आप समझ गए होंगे कि जो फिल्मों के बारे में आम आदमी को न्यूज़ दे। खास तौर पे ये लोग उन फिल्मों को प्रमोट करते हैं जो कंटेंट ओरिएंटेड होती हैं और जो इंडिपेंडेंटली बनती हैं, मतलब जो लोग स्ट्रगल करके बनाते हैं, कहीं से पैसा, जिसको हिंदी में कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उस तरह से जोड़ जोड़ के जो एक शिद्दत से स्ट्रगल करके अगर बनाते हैं, उन लोगों की फिल्मों को प्रमोट करना, ऐसा इनकी बातों से लगता है ये अपने आप को ऐसे पोजीशन करना चाहते हैं। तो जो इन्हें रेकमेंड किया आज सुबह ट्विटर ने, उसमें लिखा था 7.1 मिलियन पीपल वॉच गहराइयां ऑन प्राइम वीडियो दिस वीकेंड। ये जताने का मतलब है कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म है। मैं चाहता हूं हर फिल्म हिट हो, गंगूबाई हिट हो, हर फिल्म हिट हो, लेकिन इस फिल्म को पब्लिक ने उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। उस फिल्म को ये लोग मार मार के हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फिल्म कंपेनियन हर फिल्म के बारे में लिखता है, तो हमारा ट्रेलर जिसको 7.8 मिलियन व्यूज 12 से 24 घंटे के अंदर मिल गए थे सिर्फ ट्रेलर के, तो उसके बारे में कुछ तो लिखा होगा। जिस ट्रेलर के लिए सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे ज्यादा कश्मीर की सच्चाई कभी देखी नहीं। तो मैंने कहा कि जिस महिला की शादी एक कश्मीरी हिंदू से हुई है, जिसने कश्मीर के ऊपर 2 बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, उनकी साइट में कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ तो लिखा होगा ट्रेलर के बारे में। तो मैंने जाके चेक किया। आइए मैं आपको पहले यह दिखाता हूं गहराइयां के बारे में इनने कितने ट्वीट्स किए हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे। तो ये देखिए, ये मैंने टाइप किया गहराइयां फ्रॉम फिल्म कंपेनियन, तो देखिए क्या आया सामने। सबसे पहले वो 7.1 मिलियन पीपल वॉच्ड गहराइयां, ये आया। और देखिए नीचे लाइन से गहराइयां 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 गहराइयां, मतलब देखिए गहराइयां के बारे में अनुपमा चोपड़ा जी खुद बोल रही हैं। ये देखिए उसके बारे में वो बात कर रही हैं, उनके लोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि फिल्म कंपेनियन ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और उसको प्रमोट करने का इनने जिम्मा अपने सर पे ले रखा है। एक वो फिल्म जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, ना ऐसे लोग भारत में होते हैं, ना उसकी कहानी का कुछ लेना देना है, पर ये लोग उसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि वो ऑस्कर जीत के आई हुई कोई शिंडलर्स लिस्ट हो। अब मैंने कहा कि चलिए मैं देखता हूं कि कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के बारे में क्या लिखा है। तो मैंने टाइप किया था कश्मीर फाइल्स फ्रॉम फिल्म कंपेनियन। सिर्फ एक ट्वीट आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ट्वीट लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज, यानी उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इसका ट्रेलर आया है, और लिखा है विद द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर रिलीज, here is our review of its predecessor. Tashkent Files is a second-hand history lesson in third-rate politics. फिल्म कंपेनियन ने कश्मीर फाइल के ट्रेलर के बारे में एक भी शब्द बोलने की बजाय ताशकंद फाइल्स का जो 2-3 साल पहले इन्होंने रिव्यू किया था वो छापा है, और उस रिव्यू में इन्होंने लिखा हुआ है, जो पुराना रिव्यू था, ताशकंद फाइल्स मूवी रिव्यू, अ सेकंड हैंड हिस्ट्री लेसन इन थर्ड रेट पॉलिटिक्स। ऐसा काम या तो कोई एक पागल आदमी कर सकता है, या पूरी तरह से पैसे से बिका हुआ आदमी करता है, या एक बहुत ही शैतान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। शैतान बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूं। चलिए आइए ताशकंद फाइल्स की बात करते हैं और अनुपमा चोपड़ा जी के कश्मीरी हिंदू पति विधु विनोद चोपड़ा जी की जो एक फिल्म आई थी शिकारा, उसके बारे में बात करते हैं। शिकारा की IMDb में रेटिंग्स हैं 3.9, ताशकंद फाइल्स की रेटिंग है 7.9, मतलब 2 गुना ज्यादा। कितना? 2 गुना ज्यादा। अपने पति की फिल्म को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद इन्होंने इतना प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन जब फिल्म देखने के बाद कश्मीरी हिंदुओं ने कैसे रिएक्ट किया आप खुद देखिए पहले।
अब ये भी देखिए कि ये बेचारी कश्मीरी हिंदू लड़की का जो दर्द और जो पीड़ा जो वहां बोल रही है, उसके जवाब में कितने एरोगेंटली अनुपमा चोपड़ा के कश्मीरी हिंदू पति ने क्या बोला, सुनिए। तो कई लोग कहते हैं कि इसने ना कश्मीरी पंडितों की पेन को कमर्शलाइज कर दिया। गधे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिसके पति ने कश्मीरी जेनोसाइड के ऊपर 2 फिल्में बनाई, पहली फिल्म में टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और दूसरी फिल्म में उनने ये जवाब दिया, It's about really saying, okay, 30 years too long, let's say sorry and move on. उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है जिन लोगों ने तुम्हारी माओ का रेप किया, तुम्हारे भाइयों को काट डाला, पिताजी के 50 टुकड़े करके जेल में बेच दिया, फेंक दिया, उन लोगों से जस्ट गले मिलो, से आई लव यू एंड मूव ऑन। इसको आपने क्या करण जौहर की फिल्म समझ रखा है? आप खड़े होके गहराइयां जैसी फिल्मों को प्रमोट करती हैं, और जब कश्मीर फाइल्स की बात आती है जिसमें 10 लाख कश्मीरी पीड़ितों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस समस्या को लेके आज भारत का हर युवा, हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, उस दर्द को महसूस करता है, उस फिल्म को रिलीज होने के पहले, जिसको आपने देखा तक नहीं है, आप में अगर जरा सा भी आयोटा ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर जरा भी फिल्म को लेके प्यार है, तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिसका बॉयकॉट किया है आप और आपके बॉलीवुड ने, मैं चैलेंज करता हूं, मुझसे सिनेमा की कहीं भी खड़े होकर बात कर लो, जो सिर्फ एक बर्गर और फ्राइज खाने के लिए फ्री का ताशकंद फाइल देखने आया था, और उसने अपने रिव्यू में लिखा भी है, एज आई टप्ड इनटू माय आलू टिक्की बर्गर, कि जब मुझे फ्री का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मिला, तभी फिल्म में एक डायलॉग ऐसा आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही लोगों को आपने फिल्म कंपेनियन में पाल रखा है, कम से कम ये तो मत करिए। आज तक आपने किसी और फिल्म के साथ ऐसा किया है, तो आप मेरी फिल्म के साथ क्यों कर रही हैं? मैं बताता हूं क्यों कर रही हैं। बिकॉज यू नो दैट आई नो यू। अगर कोई पाकिस्तानी फिल्म मेकर ऐसी फिल्म बनाए जिसमें फ्री कश्मीर के बारे में बात की गई, मतलब कश्मीर को भारत से तोड़ के आजाद कर दिया जाए, उस फिल्म के बारे में सबसे पहला रिव्यू लिखेंगी, आई कैन राइट इन माई ब्लड, और एक ना एक दिन ये साबित भी होगा। दिस इज माई आंसर टू योर डर्टी ट्रिक। मैंने अपने मन से नहीं किया है, आपने मुझे प्रोवोक किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हो रही है। आप अगर वाकई में कश्मीरी हिंदुओं से 1% भी सिंपैथी रखती हैं, तो उस फिल्म को आप रिव्यू करिएगा, अच्छा करें चाहे बुरा करें। आई एम नॉट गोइंग टू बी साइलेंस। ये फिल्म देखने के लिए आपको जिगर चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हकीकत बयां करती है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत दर्द देती है, और जिसको सुनने के लिए मादा चाहिए होता है। और अब तक इस सच्चाई को छुपाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक कश्मीरी पंडित दुनिया के सामने आया है, उसने खुलकर अपने दिल से ये बात बताई है कि वो जिसे पूरी दुनिया जन्नत कहती है, वहाँ उन्होंने कैसे जहन्नुम को देखा और जिया है। सो thank you for bringing this truth. Well, it's left us speechless, absolutely. It's a brilliantly made film. Every Indian should watch it. It is a true story. It's a reality which happened with our community. Amazing, eye-opening. It's a very poignant movie that needed to be made. वर्ड्स कम है एक्चुअली, और बहुत ही रॉ एंड रस्टी दिखाया है, which is very rare.